हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल संगम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग आपके पूछे जाते हैं वे प्रश्न। ठीक है, जो प्रश्न हमने लिया है बोर्ड में 100% पक्का आएगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और हम इसमें महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो बोर्ड में लगभग हर बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम पढ़ेंगे आज। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए ये पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ये आप VIMP क्वेश्चन है आपका, जो बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। 2009 से 2022 तक टोटल पूरा पूछा गया ये प्रश्न। उत्तर लिखना है आपको। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े थे। ठीक है, क्या लिखा है? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े थे। आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है। ठीक है, और लिखना है फ्रांस पर प्रभाव। नंबर 1, लुई वंश के शासन का अंत हुआ। क्या हुआ? लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई। ठीक है, क्या है? लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई। जो राजा वहाँ थे उनका जो है शासन खत्म हुआ और भारत जैसा लोकतंत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, नंबर 2 है, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों, स्कूलों आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो वहाँ की सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। ठीक है, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों, स्कूलों आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, नंबर 3 है, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। जो वहाँ की भाषा उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया और जो वहाँ का ध्वज था उसे वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया। ठीक है, चौथा है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिए गए। जैसे राजशाही शासन में लगा करता था कि यहाँ आने के लिए आपको पैसे दिए जाने, यात्रा करने के लिए पैसे दिए जाने, वो सब हटा दिया जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो। साथ ही भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। माप और तौल की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। पांचवा है, शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत किया गया। जैसे होते हैं ना, जैसे शासन में, जैसे राजशाही शासन में रहते हैं कि कोई अपना काम, कोई अपना झाड़ू बहारू करे, ये सब होते हैं ना शासन में नौकर चाकर, तो वो सब शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत किया गया, जो विशेष लोग होते हैं उसमें। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। यूरोप पर प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे आपको हेडिंग डाल देना बोर्ड एग्जाम में और इसको ज़रूर नोट करके याद करना। ठीक है, आपको यूरोप में क्या है, नंबर 1 है, यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राज्यों का उदय होने लगा। यानी यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और यूरोप भी अन्य अपने राज्यों का बनाने लगा। ठीक है, दूसरा है, लोकतंत्रीय सिद्धांत को विश्व आधार मिला तथा सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए चाहिए इस विचार को बल मिला। यानी वहाँ पर भी लोकतंत्र को घोषित किया गया और जो है सरकार जनता के द्वारा उत्तरदायी हो गई। ठीक है, अगला है, यूरोप में भी सामाजिक विचारधारा का प्रचार होने लगा, जिस कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, क्या है, यूरोप में भी सामाजिक विचारधारा का प्रचार होने लगा, यानी जो समाज में कुरीतियाँ फैली थी उनको मिटा दिया गया। इस प्रकार से सही सही विचारों को प्रचार किया गया। ठीक है, जिस कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जरूर लिख के आना ये वाला, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और घर में आराम से बैठ के नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे आइए पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है आपका चौथा नंबर, यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों ने
अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। ठीक है, यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों ने अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। ठीक है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देना है। और या तो ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उत्तर में लिख देना है 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्न प्रकार है। ठीक है, नीचे जो दिया गया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हुई थी। इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ठीक है, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। जो वहाँ का इटली का एकीकरण जो राज्य था वो वंशानुगत यानी राजा के हिसाब से ही चलता था। ठीक है, नंबर 2 है आपका, सन 1830 के दशक में यूजेप्पे मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। यानी जो 1830 के दशक में यूजेप्पे मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया। ठीक है, उसको एकीकृत करने के लिए उसका योगदान दिया। ठीक है, और उसने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था गुप्त संगठन। ठीक है, उसको स्थापित किया। चलिए आगे आइए देखते हैं। नंबर 3 है आपका। ठीक है, नंबर 3 है आपका, सार्डिनिया पिंडमांड के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पिंडमांड के बीच एक कूटनीति संधि की। ठीक है, क्या है, सार्डिनिया पिंडमांड के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पिंडमांड के बीच एक कूटनीति संधि की। ठीक है, अगला है चौथा है, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिंडमांड ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में यूजेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भी भाग लिया था। ठीक है, क्या लिखा है, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिंडमांड ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में यूजेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। ठीक है, अगला 5वां है, 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। किसे किया गया 1861 ईस्वी में? इमैनुअल द्वितीय को। ठीक है, घोषित किया गया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, इस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और भी प्रश्न पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, आप इसको बढ़िया अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप 100 to 100 मार्क्स ला सकें। ठीक है, जब आप इस तरह लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। ठीक है, यानी जो कृषि के उत्पादन में है उनमें सरकार द्वारा क्या क्या योगदान था, यानी ज़्यादा उत्पादन हो कृषि में, उसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या योगदान दिया गया। ठीक है, उत्तर में लिखना आपको, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ संस्थागत तथा प्रौद्योगिक सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ संस्थागत तथा प्रौद्योगिक सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? नंबर 1 आपका है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखता है,
किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी। यानी जो जमींदारी प्रथा थी उसमें किसी गांव के एक लोग को खेती दे दिया जाता था पूरी, और उसके बाद वो व्यक्ति सरकार को पैसा पहुंचाता था, और जो मजदूर गांव के लोग हैं वो मजदूरी करते थे उसी खेती में, ठीक है, किसी एक लोग को दिया जाता था। चलिए देखते हैं इसमें। किसान के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को ज़मीन का निश्चित कर दी गई, ठीक है। जिसके पास ज़मीन नहीं थी उसे ज़मीन दे दिया सरकार ने, जमींदारी प्रक्रिया ख़त्म करके, ठीक है। अगला है खेतों की चकबंदी। पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी थे, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। इसका क्या मतलब होता है जानते हैं आप लोग? इसका ये मतलब होता है कि जैसे किसी का खेत है, दूर दूर है, 1 बीघे यहाँ 1 बीघे वहाँ पे है, तो सरकार ने चकबंदी नामक एक संस्था चलाई, ठीक है। उसमें दूर दूर के खेत किसानों के एक पास कर दिए जाते थे, ठीक है, तो उसी कहते हैं खेतों की चकबंदी। लिखा है पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई, ठीक है। अगला क्या है? हरित क्रांति। सबसे VVIMP ये बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है ये प्रश्न आपका, इसलिए आप इसको जरूर रट के जाइएगा। प्रश्न मतलब इसमें का नंबर 3 देगा हरित क्रांति, ठीक है। सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए, यानी अच्छे अच्छे बीज, अच्छे अच्छे किस्म के गेहूं के, धान के बीज अच्छे अच्छे किस्म के आने लगे, जिससे उपज बढ़ गई, ठीक है, करवाए, जिससे कृषि विशेषकर गेहूं की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया, ठीक है। इसमें हरित क्रांति में जो है अच्छे अच्छे बीज, खाद इत्यादि का बंदोबस्त सरकार ने किया, जिससे लोगों को उपज, खेती में उपज बढ़ गई, ठीक है। 4 है प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण, ठीक है। इसमें क्या है? किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, ठीक है। जैसे होता है गाँव में, देखे होंगे सरकारी ट्यूबवेल लगा रहता है, उसी प्रकार से सरकार ने किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की, ठीक है, जिससे किसानों को दिक्कत ना हो खेतों को सींचने में, ठीक है। प्रश्न मतलब अगला 5 नंबर है सरकारी संस्थाएं। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि सरकारी संस्थाएं चलाई गई जिससे ग्रामीणों को कम ब्याज पर ऋण मिल सके, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इधर आगे लिखा है ये सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है, मतलब जैसे कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण मिल सके। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है, ठीक है। अगला है खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी अनेक प्रकार के यंत्र आ गए खेती को करने के लिए, ट्रैक्टर, काटने के लिए, धान काटने के लिए हार्वेस्टिंग मशीन, इस प्रकार के जो हैं सभी यंत्र आ गए खेती के काम में, जिससे खेती किसानों को करना एक बढ़िया आसान तरीका हो गया। चौथा प्रश्न है आपका लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेवार है, वैध सरकार का गठन करता है, या लोकतंत्र शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न आपका VVIMP प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग कई बार पूछा गया ये प्रश्न, इसलिए आप इसको ज़रूर रट के जाइएगा प्रश्न को, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। लोकतंत्र व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है, ठीक है। लोकतंत्र व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है, निम्नलिखित तत्वों में समझा जा सकता है। नंबर 1 है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। सरकार ने कई प्रकार लोकतंत्र जो है अपना कई प्रकार से चुनाव बढ़िया अच्छे तरीके से करवाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को चुन सकते हैं।
ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी जो लोकतंत्र है वो एक निश्चित समय पर चुनाव करवाता है। जैसे अपने यहाँ 5 साल पे चुनाव होता है। ठीक है, और हर प्रकार के प्रतिनिधि खड़ा करते हैं अपने उम्मीदवारों को। ठीक है, और ये जो प्रतिनिधि हैं ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, अगला क्या है, नंबर 2 है कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, क्या है कि जो किसान बिल अभी आया था अपना एक, उसमें भी संसद में काफ़ी बहस चर्चा हुई, उसके बाद कोड बिल पास किया गया। ठीक है, तो लिखा है लोकतंत्र देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, नंबर 3 है सूचना का अधिकार। लोकतंत्र देशों में नागरिकों को क्या है, सूचना के अधिकार में, आइए उधर पढ़ते हैं। नंबर 3 था सूचना का अधिकार। लोकतंत्र देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं, वह इसका पता कर सकता है। ठीक है, चौथा नंबर है जवाबदेह सरकार का गठन। लोकतंत्र व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। इस प्रकार लोकतंत्र शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में लोकतंत्र लगभग हर देशों में अपना चल रहा है, अपना अपना अलग लोकतंत्र। ठीक है, ये सब लोकतंत्र के लाभकारी फायदे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है अपनी, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। VVIMP क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो उत्तर में लिखना आपको, भारत में एक विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1 है आपका, इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देनी, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। ठीक है, इसमें लिखना है एक देश ऐसे औद्योगिकी की स्थापना एवं संचालन करता है जिनसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। उस बाजार में वह अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है जहां उसे वस्तुओं का सबसे अधिक मूल्य मिलता है। फलस्वरूप वह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में नंबर 1 उपयोग यह था। ठीक है, नंबर 2 उपयोग क्या है आपका, आगे देखते हैं, औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन, ऐसे आपको हेडिंग डाल देनी। ठीक है, औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन, विदेशी व्यापार के माध्यम से देश में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण, कच्चा माल व तकनीकी ज्ञान सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। फलतः देश में औद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन मिलता है। क्या लिखा है, विदेशी व्यापार के माध्यम से देश में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण, कच्चा माल व तकनीकी ज्ञान सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। फलतः देश में औद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से औद्योगिक प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 3 इधर है, आइए पढ़ते हैं नंबर 3। नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में वृद्धि। ठीक है, इसमें लिखना है आपको, विदेशी व्यापार के फलस्वरूप विभिन्न देशों के नागरिकों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के विचारों एवं दृष्टिकोण से परिचित होते हैं। फलस्वरूप सांस्कृतिक सहयोग एवं परस्पर विश्वास एवं वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। ठीक है, प्रश्न, तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो गाइस आज हम पढ़े हैं 5 दीर्घ उत्तरीय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
सामाजिक विज्ञान के। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।